பாஸ் பண்ணிட்டேங்கய்யா. शक्ति और गुरु की कृपा हमेशा सब मनोविकास कला प्रयोगियों को साथ रहे। आज का सुविचार का शीर्षक है समृद्ध भारत। सुनने के लिए भी ये कितना अच्छा लगता है ना। जब मैं स्कूल में था तब भी पुस्तकें पढ़ रहा था तो हमें यही बताया जा रहा था कि भारत विकासशील देश में एक है। विकसित देश में नहीं है, विकासशील देश में एक है। डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री की स्टेटा में नहीं आएगा। 10-15 साल पुराने वाले क्लास टेक्स्ट बुक्स तो लिखेंगे तो भी वही लिखा रहता था। 200 साल पुराने इतिहास की किताबों को देखते हैं तो ये दिखाया जाता था कि दुनिया की जो जीडीपी है उसमें 25% भारत के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जा रहा था। सोच लीजिए, मतलब पूरी दुनिया की जितनी जीडीपी है उसका 25% ये जो भारत का एरिया है इधर से कंट्रीब्यूट हो रहा था। ये ब्रिटिश के पहले जब मुगल और बाकी सब ये रूल से चल रही थी। तो उसके पहले अगर हम और सनातन पुस्तकों को पढ़ते हैं तो भारत ही सबका अ, पूरी विश्व के लिए एक गुरु जैसा होता था। लोग अब वाणिज्य में कुछ सीखना है, स्पिरिचुअलिटी में कुछ सीखना है, इकोनॉमी में सीखना है, कुछ सिविल कंस्ट्रक्शन के बारे में सीखना है, तो इधर आकर पढ़कर जाते थे। जो आपकी कई सारे लाइक जैसे नालंदा विश्वविद्यालय है, पूरे विश्व के लिए मशहूर था। सब दुनिया भर के लोग आकर, पढ़कर, सीखकर अपने-अपने देश गए थे। ऐसा बहुत सारे आप देखेंगे तो नागपट्टनम में भी जब बुद्ध समय पूरा भारत में फैला हुआ था, तो ये जो साबूत हैं, हिस्टोरिकल एविडेंसेस मिलते हैं, वो यही बता रहे हैं कि एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी नागपट्टनम में था और हिंदुइज्म का बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी कांचीपुरम में था और लोग पूरे विश्व में चाइना से लेके यूरोप से लेके सभी लोग आकर इधर सीख कर जा रहे थे और इसी स्थिति को सबको फैला रहे थे। पर वहां से हम यहाँ तक कैसे पहुंच गए कि आज हम गरीबी देशों में एक माने जाते थे कुछ साल पहले, फिर विकासशील देशों में माने जा रहे हैं और बोल रहे हैं विकसित देश बनने के लिए हमें और कुछ मेहनत करना पड़ेगा और ज़्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा करके। ये सब सवाल हमें सबको आता है कि क्या हो गया? ये कैसे हो गया? और कैसे इसको निकाल सकते हैं? क्योंकि जब भी ऐसा सब सवालें उठती हैं, तो एक ही जवाब मिल जाता है कि हमारा आबादी बढ़ा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इस सभी पॉपुलेशन की बेसिक नीड्स को मीट करने के लिए हमें ये सब बहुत मेहनत करना पड़ेगा, हम इससे नहीं निकल पा रहे हैं। दूसरा क्या हो रहा है, लोग अभी पिछले एटलीस्ट 50 सालों से अब देखते आ रहे हैं, तो जा रहे हैं मतलब इधर से पढ़ रहे हैं, पूरा सीख रहे हैं और विदेश में जाके सेटल हो जाते हैं। और यही लोग जो भारतवासी हैं, अभी जो सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन जो 50 साल पहले गए थे, 30 साल पहले गए थे, 70 साल पहले गए थे, अब दुनिया के सभी देशों में बहुत उच्च पद में हैं और उनके लिए भी सेवा करते आ रहे हैं। आज आप देखिए यूएस का भी वाइस प्रेसिडेंट जो है मतलब पॉपुलसली पब्लिकली वोटेड वाइस प्रेसिडेंट जो है वो भारतवर्ष के ही मूल से हैं। यूके का प्रीमियर देखिएगा वो भी भारतवर्ष के ही हैं। तो कमी क्या है? दिमाग नहीं है क्या? या समृद्धि नहीं है क्या? या नेचुरल रिसोर्सेस में कोई कमियां हैं क्या? फिर क्यों हम यही चीज जब दुनिया में जाके कर पा रहे हैं, हमारे देश में क्यों नहीं कर पा रहे? अभी देखिए हालत ऐसा हो गया, बच्चों को बड़े पढ़ाते समय ही बोल रहे हैं, देख लो भाई कहीं जाके विदेश में ढंग से सेटल होने की कोशिश कर लो, जिंदगी अच्छा रहेगा, है ना? ऐसे ही बहुत लोग अपने बच्चों को बोल रहे हैं, ये हालत हो गया है। और ये ऐसा नहीं कि मिडिल क्लास के कॉमन मैन हैं। जितना भी टॉप सिविल सर्विस ब्यूरोक्रेट्स हैं या मिनिस्टर्स हैं, उनका भी ऐसा ही जनरेशन क्या है, नेक्स्ट बच्चे सब उधर हैं, इधर हैं, ऐसे फॉरेन कंट्रीज में ही हैं। ऐसा करके एक माहौल हमारे
अंदर बन गया। ये क्या दिखा रहा है? ये एक तो बोलते हैं ब्रेन ड्रेन टाइप, पर इसका सॉल्यूशन क्या है? एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये हमें समझना देश के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर हम स्वामी जी के तत्वों को देखेंगे, तो उन्होंने एक प्रॉस्परस इंडिया करके इंग्लिश में एक पुस्तक लिखा था। मैं उसी का ही समृद्ध भारत करके उस शीर्षक में स्वामी जी ने क्या लिखा था, उसको आज कुछ सबको याद दिलाना चाहता हूँ। वो पुस्तक तो छोटा ही है, बहुत बड़ा नहीं है, फिर भी हम आधे घंटे में इसके बारे में पूरा सोचना बैठेंगे, तो मुश्किल है। फिर भी उसका संक्षिप्त रूप में स्वामी जी ने क्या हमें समझाना चाहते थे, क्या सॉल्यूशन दे रहे थे, पूरी भारत को समृद्ध भारत बनाने में, इसके बारे में थोड़ा हम अभी विचार करते हैं। पहली वो पुस्तक में पाठ स्वामी जी ने क्या लिखा था, आज का क्या रीज़न है, आज का क्या स्टेटस है आपका? आज का स्टेटस है सबको पता है, हम गरीबी देश में से थोड़ा-सा एक ऊपर माने जाते हैं, बस दैट्स इट। इसीलिए विकासशील करके हम अपने आप को खुशी कर लेते हैं। पर ग सच बात ये है कि जो हर एक मनुष्य है, उनकी जो बेसिक नीड्स है, उसको हम दे पा रहे हैं? तो जवाब नहीं है। वो कुछ लोगों को बहुत जायदाद है और जितना आवश्यकता है, उससे ज़्यादा उनके पास संपत्तियाँ हैं और जी रहे हैं। कुछ लोग हैं जो दिन में 3 बार क्या, 2 बार क्या, 1 बार खाने के लिए भी कुछ कठिनाइयाँ सामना कर रहे हैं। भीख माँग रहे हैं, लूट रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, किसके लिए? अपने जीवन को जीने के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो आवश्यकता है, जो स्वामी जी बोलते हैं ना बेसिक 3 नीड्स, भूख और कपड़े और मकान, रोटी, कपड़ा और मकान, यही है ना अपना पॉलिटिकल हमेशा वोट्स लेने के लिए मिल, वो बेसिक नीड्स का पहली 2 नीड है, राइट? वो नीड को जब तक हम फुलफिल नहीं करेंगे, तो आदमी क्या करेगा? उसको तो जीना ही है, नहीं तो मर जाएगा। तो उसके लिए क्या करेगा? पहले खुद से अपनी कोशिश में अगर कुछ काम मिल जाता है, कुछ डिज़ाइन मिल जाता है, उस चक्कर में उसको वो जो बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाती हैं, तो उस नीड्स को मीट कर लेता है, फिर आगे सोचता है, आगे बढ़ता है। अगर वो नीड्स मिल नहीं रहा है, तो क्या करता है? उसको जीना तो है, तो अगर उसके पास शक्ति है, तो क्या करता है? मिसयूज़ करता है। कैसे? आपको थ्रेटन करता है, डॉन बनता है, राउडी बनता है, उससे बाकी लोगों से छीन के खाता है। शक्ति नहीं है तो क्या करता है? भीख माँगता है। तो भिखारियों हमारे समुदाय में हैं, तो उसका वजह क्या है? हम सब हैं। क्यों? ये जब समुदाय में हम रहते हैं, ये हमारी फ़र्ज़ है, हमारा दायित्व है कि हम सबको जो बेसिक नीड्स है उसको मीट कराना, हर एक को भोजन दिलाना, है ना? अगर वो नहीं करता है तो इसलिए हम क्या वो क्या करना है फिर? जीना है, शक्ति नहीं कि मैं किसी को डरा के पैसा उससे लूँ, जाके भीख माँगता हूँ। बस क्यों? मेरी जो रिक्वायरमेंट है उसको हमें फुलफ़िल करना है। तीसरा आप ठीक है, मेरे पास थोड़ा नॉलेज भी है और मैं भीख नहीं माँगना चाहता हूँ, मैं राउडीज़्म भी नहीं करना चाहता हूँ, तो क्या करते हैं? चीटिंग करते हैं। बस ये बेचता हूँ, मैं वो बेचता हूँ, वो ये दिखाता हूँ, वो करता हूँ। जैसे क्या ताजमहल को भी बेच डाले लोग, है ना? ये सब चीज़ें हमारे समूह में ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसको जीना है, उसकी बेसिक नीड्स को सोसाइटी फुलफ़िल नहीं कर रहा है। वो सोसाइटी में जो बोल रहा हूँ, वो हम सब हैं। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है या मिनिस्टर है, ऐसा किसी को मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ। ये पूरा हमारा समूह ही इसके लिए ज़िम्मेदार है। तो फिर स्वामी जी ने क्या सोचा था कि चलो ये बेसिक नीड्स है, इसको फुलफिल करना है, पर हम क्यों नहीं कर रहे हैं, उसके लिए आगे बढ़े थे, राइट? वही वो प्रॉस्पेरिटी इंडिया पुस्तक में उसका सॉल्यूशंस आ रहे हैं। पहला, एक बार जब स्वामी जी एक यूएस यूनिवर्सिटी में थे उधर पहले क्या किए थे कि कुछ स्वामी जी के जो डिसिपल्स थे जैसे इधर सीख के गए थे या उधर सीखे थे, वो लोग बोला कि इस यूनिवर्सिटी में कई सारी प्रोफेसर्स हैं, जो हम जब कुंडलिनी योग वगैरह बोलते हैं, तो बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं, आप आके एक बार इनको क्लास लीजिए। तो ऐसा ही क्लास डिज़ाइन हुआ था, 1 हफ्ते कुछ शाम को आफ्टर द यूनिवर्सिटी टाइमिंग
पूरा अपना कुंडली योगा, आज्ञा दीक्षा, शांति दीक्षा जैसे अब दिखा स्वामी जी हम सबको बेसिक फाउंडेशन कोर्स में सिखाते हैं, वैसा ही एक पूरा स्ट्रक्चर डिज़ाइन हुआ था। फिर उसके बाद एक दिन उन्होंने क्या किया, एक पब्लिक फोरम टाइप एक कॉन्फ्रेंस हॉल में एक स्वामी जी का लेक्चर था, उसके बाद क्यू एंड ए था। तो उस क्यू एंड ए में बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवाल आए थे और स्वामी जी का रिस्पॉन्सेस उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। जैसे एक सवाल था, स्वामी जी आप कोई भी सवाल पूछते हैं तो आप तो ऐसा आसानी से जवाब दे रहे हैं, इसका क्या रहस्य है? स्वामी जी ने सिंपली बोला, मैं तो क्या ब्रह्मांड के साथ लिंक हो जाता हूँ, तो आपका जो सवाल है वो सब जवाब मिलता जा रहा है, तो इसमें क्या है रहस्य है टाइप। तो फिर एक ने पूछा था कि स्वामी जी आप हिस्ट्री पढ़े हैं क्या? राइट, इतिहास पढ़े हैं क्या? स्वामी जी ने बोला सोचा ये कुछ 5-10 सेकंड के लिए। फिर उन्होंने बोला देखो मैं विश्व इतिहास तो पढ़ा नहीं हूँ, पर विश्व इतिहास में क्या लिखा है वो मुझे पता है। तो उन्होंने पूछा क्या लिखा है आप बताइए? तो स्वामी जी ने बोला देखो जितना भी रिलीजियस लीडर्स हैं, वो क्या सुपरस्टिशन फैलाते हैं, जितना भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, किंग्स हो या प्राइम मिनिस्टर्स हो या आपका सेनापतियाँ हो, उन्होंने जितना अट्रॉसिटीज़ किया है और जो कॉमर्स और इंडस्ट्री में जो ट्रेडर्स हैं या बिज़नेस कम्युनिटी हैं, उन्होंने जितना लूट मचाया है, ये सब एकत्रित होके आपका इतिहास बना है। जब स्वामी जी ऐसा एक जवाब दिया, तो 30 सेकंड 1 मिनट तक इट सीम्स पूरा सन्नाटा था हॉल में। उसके बाद किसी ने क्लैप किया, 2 मिनट तक क्लैप चलता रहा। ये सच है। हम इतिहास के नाम पे जो पढ़ते हैं वो यही है। इसने उसको मारा, उसने इसको चीटिंग किया, उसने इससे लूट लिया, उसने इस धर्म के नाम पर इतना झगड़ा किया, इतने लोगों को मारा। यही हम इतिहास के रूप में पढ़ रहे हैं। ये नहीं पढ़ रहे हैं कि जितनी अच्छी काम-काज चला था, जितने लोग किस व्यवहार से अच्छी शांति का जीवन जी रहे थे। कैसे हमने अच्छा-अच्छा काम करके विश्व का पूरा समृद्धता बढ़ाया। ये सब हमारे इतिहास में नहीं है, है ना? एक्चुअली सच बात यही है। आज भी ये जो क्राइम्स कमिट कर रहे हैं, सुपरस्टिशन ऑफ रिलीजियस लीडर्स और प्रॉफिट, लूटिंग ऑफ बिज़नेस कम्युनिटीज़ एंड इल विल ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स टू attract more places under their control or to attract exert their authority, इसी की वजह से ही पूरी दुनिया में प्रॉब्लम्स है चलते आ रही है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? पूरे इस सिस्टम को बदलना है। तो इतना आसान है क्या? बहुत आसान है, अगर हमें वो दृढ़ता आ जाती है, हाँ भई, हमें विश्व के लिए कुछ अच्छा करना है, ये विश्व हमारा है। जब हम ये करते हैं, हम नहीं, पूरा विश्व सुख और समृद्ध रहेगा, खुशी-खुशी से रहेगा। तो उस ओर बढ़ना ही ये समृद्ध भारत पुस्तक का आपका भूमिका है। अच्छा, और एक चीज़ स्वामी जी क्या लिखे थे? उन्होंने लिखा था कि देखो, मैं ये पुस्तक का टाइटल प्रॉस्पेरस इंडिया रखा हूँ, पर ये मतलब नहीं है कि ये बुक सिर्फ़ इंडिया के लिए है। जो भी देश है, जहाँ भी है, अगर इसका कॉन्सेप्ट्स को समझ लेगा, इस तत्वों को अपना लेगा और उसको इम्प्लीमेंट करेगा, तो वो देश भी समृद्ध होएगा। सिर्फ मैंने भारतवर्ष में पैदा हुआ था, ये देश को पूरा आगे से पीछे तक, ऊपर से नीचे तक सब समझा था, इसलिए मैं सुझाव जब देने बैठा, तो इस पुस्तक का नाम प्रॉस्पेरस इंडिया, समृद्ध भारत के नाम पे रखा था। पर अगर कोई भी देश दुनिया में कहीं भी हो, वो भी इसको लागू करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं और इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस पुस्तक का जो पर्पस है, वो सिर्फ लिमिटेड टू इंडिया नहीं है, पर सबके लिए है। तो क्या-क्या प्रॉब्लम्स है, ये तो पहले हमें देखा था, फिर उसके बाद इसको कैसे ठीक करना है। मैं जैसे बोल रहा था वैसा ही मैं सिंपली जस्ट टच एंड गो टाइप में बहुत टॉप लाइन पे मैं देखता हूँ। अगर चाहिए तो हम इसको एक-एक अलग शीर्षक के रूप में ले सकते हैं। जैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, सोशल रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, ये तीनों में स्वामी जी ने क्या-क्या समझाया और ये तीनों का जो मिलाप है
कैसे अच्छी समृद्धि के रूप में हमें देगा। पहले हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को ले लेंगे, तो सिंपल है। आज जो हमारी स्थिति है, मतलब एकदम क्लियर कट विजिबल है। भारत का छोड़िए, विश्व का बहुत अमीर आदमियों में अगर 10 आदमी का नाम लेंगे, तो 3 भारतीय हैं। विश्व के गरीब के नाम ले लीजिए, 2 दिन में 1 बार भी खाना नहीं मिलता है, सुसाइड कर लेते हैं, हफ्ते में सिर्फ 10 बार खाते हैं, उस लोगों में की गिनती होगी, तभी भी भारतीयों का गिनती उसमें आती है। तो क्या है? हमारे पास पूरा समृद्धि है, पर वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ नहीं है, एक जगह पे इकट्ठा होते जा रहा है। बस अगर हम उसको सही कर देंगे, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके लिए क्या करना है? डिमोनेटाइज़। ये सुनने में तो आपको को तो लगेगा कि ये क्या है? हमने तो एक बार 2016 में एक बार डिमोनेटाइज़ेशन देखा था, कितनी तकलीफ़ें, कितनी परेशानियाँ हुई, पर उसका कुछ असर मिला? पता नहीं। ऐसा सब सोच रहे हैं, बट ये डिमोनेटाइज़ का मतलब क्या है? डिमोनेटाइज़ का मतलब ये नहीं है कि पूरी मनी का जो हमने नोट्स का वैल्यू है, उसको निकाल दें, पर क्या है कि सब लोग क्या है, जो हम बाकी लोगों का मतलब ओके, जो भी हम मेहनत कर रहे हैं, उसी का फल ही ये मनी के रूप में रहना है। इट्स अ मनी इज़ अ टोकन ऑफ लेबर। तो ये कैसे हो सकता है? उसके लिए थोड़ा-सा आप विजुअलाइज़ कीजिए, जब हमारी वर्ल्ड पीस कॉन्सेप्ट जो जब स्वामी जी का जो तत्व है, जब पूरी दुनिया में जब इम्प्लीमेंट होगा, हमारा जीवन कैसा रहेगा? अ, इमेजिनेशन है, विजुअलाइज़ेशन है, सोच लीजिए कैसा रहेगा। पहला, हमें पता भी नहीं रहेगा कौन हमारे माताजी हैं और पिताजी हैं। क्यों? सब बच्चे एक साथ एक बार जन्म होते ही माता-पिता से अलग करा देंगे और कॉमनली उनका अपब्रिंगिंग होगा। उनका जो ग्रोथ है वो कॉमनली एक जगह पे होता रहेगा। तो इसमें क्या होगा, जो पहले हमारे मन में जो भेदभाव है, मैं इस जाति का हूँ, मैं इस भाषा को बोलता हूँ, मैं इस रिलीजन को बिलॉन्ग करता हूँ, मैं इस रेस के हिसाब से हूँ, ये सब चीज़ें हट जाएगा। सबको हम अपने भाई-बंधुओं जैसे देखेंगे और उसी तरह से सोचेंगे। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब भी वही है ना, पूरे विश्व एक परिवार है ना? तो इसके साथ रुकता है क्या? जो भी बड़ों को देखते हैं, जो भी बुजुर्गों को देखते हैं, हमारे मन में यही होगा, ये शायद मेरे माता-पिता होंगे। तो मैं इनको जो भी आदर करना है, जो भी उनकी बात सुनना है, जो उनकी तसल्ली के बारे में सोचना है, तो मुझे वही करना है। जितने भी आप अगर बड़े हो गए तो जितने भी छोटे बच्चों को देखेंगे, तो आपके मन में यही होगा, क्या शायद ये मेरे बच्चे हो सकते हैं, इनको मैं कभी बुराई नहीं करूँगा, कभी हानि नहीं करूँगा, सब बच्चे अच्छे रहें, है ना? ये वाली भाव हमारे मन में आएगा। दूसरा, ऐसा देखिए कैसे रहेगा, मैं सुबह उठता हूँ तो क्या, मेरे लिए जो घर है, वो ही ये समूह बना के दे देता है 2 लोगों को जीने के लिए और कॉमन किचन सिस्टम है, जिसमें जो खाना बनता है, वो सिर्फ़ हर एक घर में हर एक नारी खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? इसकी वजह से कितने लोगों का आपका स्किल सेट को यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो पूरी रिसोर्सेज़ का हम वेस्ट करते आ रहे हैं। पर कॉमन किचन के नाम पे एटलीस्ट 200 लोगों का एक कॉमन भोजन बनेगा, तो क्या होगा? तो ये उनकी जो भी शक्तियाँ हैं, अगर आप जैसे 100 परिवार हैं या अब 100 परिवार में अगर खाना बनाना है 2 लोगों का, तो 100 लोग किचन में जाके 4 घंटा या 5 घंटा दिन का खर्चा करना होगा, 3 बार भोजन खाने के लिए। अगर आपके एक कॉमन सिस्टम है, 200 लोगों को खाना बनाने के लिए 10 लोग काफ़ी हैं, है ना? तो हम बाकी जो 90 लोगों का जो स्किल है, जो उनका टाइम है, उसको अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं, राइट? तो मुझे कॉमन किचन से 3 बार का जो भी खाना है, वो मिल जाएगा। मेरा जो बेसिक नीड्स है, सब एजुकेशन सिस्टम वो है, वो पूरा मुफ़्त में होगा। क्यों? मुझे पता ही नहीं कौन है मेरा पेरेंट, ये सोसाइटी का मैं पार्ट हूँ, ये सोसाइटी मुझे पूरा एजुकेशन सिस्टम दे रहा है बिना खर्चा के, राइट? मनी का वैल्यू तो टोकन ऑफ लेबर ही हो गया। तो मेरी एजुकेशन की कमी नहीं है, मेरे बच्चों की एजुकेशन के बारे में मुझे सोचना ही नहीं है,
और जो मुझे रिक्वायरमेंट सब कुछ ये सोसाइटी मुझे देता रहेगा, तो मैं किसके बारे में वरी करूँ? मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आज हमें चिंता क्यों होती है? अब हम कमाने की स्थिति में हैं, कल हम शायद कमाने की स्थिति पर नहीं होंगे, तो हमारी नीड्स को हम कैसे फुलफिल करेंगे? ज़रूरतों को पूरी कैसे करेंगे? यही डर की वजह से चलो और कमाओ, फिर उसके साथ रुकता है क्या? नहीं, मेरे बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाना है, उनको ढंग से शादी कराना है, फिर उनको सेटल करने के लिए उनके लिए घर खरीदना है, तो और कमाओ, राइट? फिर क्या होता? अगर ये सेटल नहीं होता, ये हम जैसे कमाने लायक नहीं होता, तो उसकी सिक्योरिटी के लिए कुछ जायदाद लेंगे, और कमाओ। ऐसा ही हम पी पी मन पैसा के पीछे भागते जा रहे हैं। पर अगर हमें ये दृढ़ता आ जाए कि जितने भी ये विश्व में रहते हैं, उन सब की जो पढ़ाई है, उन सब की जो भोजन है, वो जो उनकी रहने की व्यवस्था है, कपड़े-वपड़े, मकान जितना चाहिए, वो सब ये पूरी समूह ही देगा, तो मुझे क्या तकलीफ है, मुझे क्या चिंता है? जिस दिन तक मैं रहता हूँ, उस दिन तक मुझे समूह ये पूरा देते रहेगा। तो मैं क्या करना है? मुझे इस ऋण को, इस लोन को चुकाना होगा मेरे कामकाज से। मैं अपने काम से इस समूह को जो भी है सेवा की जैसा करूँगा। क्यों? ये समूह मेरी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। तो जब ये भाव हमारे मन में आ जाएगा, तो हम पूरे विश्व को जो हम आजकल रोज़ काम कर रहे हैं ना, ये ड्यूटी के रूप में करेंगे, जॉब के रूप में नहीं करेंगे। आज क्या कर रहे हैं हम लोग? हमें काम करना है, कमाना है, बिज़नेस हो, सर्विस हो या जो भी हो। पर उस स्थिति में कैसे काम करेंगे? हम करेंगे ये दे विश्व की सेवा के रूप में काम करेंगे। मैं इस विश्व में पूरा जो समृद्धि है, वो जो पूरा रिसोर्सेज़ है, वो मेरे लिए काम कर रहा है, मेरी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर रहा है। उसको मैं चुकाने के लिए मैं जो करने वाला हूँ, वो काम मैं सेवा के रूप में करूँगा। और वो भी ये नहीं है कि अगर आप कॉमन किचन में काम कर रहे हैं, तो सिर्फ़ आप पूरी ज़िंदगी भर कॉमन किचन में काम करेंगे, वो भी नहीं है। स्वामी जी क्या करते हैं, बेसिकली 5 काम को बेसिक रूप में डिज़ाइन करते हैं। फर्स्ट क्या है? एग्रीकल्चर या फूड प्रोडक्शन, फिर क्या है? वीविंग रिलेटेड एक्टिविटी जो आपको कपड़ा वगैरह सब कुछ बनाते हैं। फिर आपका जो सिविल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो मकान बनाते हैं, इंडस्ट्रीज़ बनाते हैं, ये सब चीज़ें। फिर चौथा आपका स्पिरिचुअलिटी अ, और 5वां आपका आता हूँ मैं इसको हाँ, डिज़ाइन मैकेनिकल इक्विपमेंट मैनेजमेंट टाइप। सो बेसिकली आपका ऑल साइंटिफिक इक्विपमेंट्स हैंडलिंग टाइप। तो पर हर एक को 5-5 साल के बाद ये जॉब रोटेशन हो जाएगा। आप आज एग्रीकल्चर सर्विस करते आ रहे हैं, तो 5 साल के बाद आप जैसे सिविल कंस्ट्रक्शन में चले जाएँगे। फिर 5 साल के बाद दूसरे इसमें, ताकि आपको किसी ये भी नहीं लगेगा कि वो किचन में जो काम कर रहा है, वो कम वाला है, जो साइंटिफिक इक्विपमेंट हैंडल कर रहा है या सिस्टम मैनेज कर रहा है, वो बहुत बड़ा दिमागी वाला है, ऐसा भी नहीं है। हर एक को रोटेशन होगा और हर एक देश को भी भ्रमण करने का मौका मिलेगा सब लोगों को। कुछ साल आप इधर रहिए, फिर उसके बाद कुछ साल दूसरी जगह पे जाइए, उस जगह की प्रकृति का मज़ा लीजिए, फिर कुछ साल और जाइए। ऐसा पूरा विश्व में लोग घूमते रहेंगे, कोई भी ये नहीं सोचेगा कि अरे ये तो मेरा घर है, ये मेरी मकान है, ये मेरी शहर है, मुझे इसको ऐसा रखना है। नहीं, पूरा विश्व मेरा गाँव है। उस स्थिति पर हम अपना मन चला जा सकते हैं। तो आप सोचिए कितना अच्छा लगेगा। अभी जैसा हमें भागने की कोई ज़रूरत है क्या? नहीं है। हम सेवा की तरह करते आएँगे तो कितना अच्छा लगेगा। यही हमारी जो वर्ल्ड पीस प्लान है, स्वामी जी ने विश्व शांति कार्यक्रम के रूप में दिया था, वो है। तो उसका एक प्रीकर्सर ही हमारा प्रॉस्परस इंडिया या समृद्ध भारत करके जो पुस्तक है। मैं अभी वक़्त आया हो गया आज का सुविचार का, इसलिए मैं इधर ही इसको स्टॉप करता हूँ। मैं ये भी आग्रह करता हूँ कि अगर हमारे जो स्काई सिस्टम के मास्टर्स हैं, प्रोफ़ेसर्स हैं, अगर एक-एक आगे बढ़ाते समय जब भी आपको मौका मिले, तो आप स्वामी जी का वर्ल्ड पीस प्लान के बारे में एक-एक चैप्टर जैसे पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हो, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो, सोशल रिफॉर्म्स हो, ऐसे एक-एक चैप्टर्स ले लेते हैं। फिर इसके बारे में हमारा सुविचार सबको बाँटते हैं। इसका क्या-क्या रिज़ल्ट हो सकता है? एक, स्वामी जी की जो भविष्यवाणी है, जो दृश्यता है, उसके बारे में हमें अच्छी पहचान मिलेगा। दूसरा, इस तत्वों को जब हम बार-बार सोचते हैं, तो ये हमारे मन में ही
बहुत अच्छी तरह बीज केंद्र में स्टोर हो जाता है और जो हम लहर निकालते हैं, पूरी ब्रह्मांड में फैलता है और वो ब्रह्मांड से बहुत ऐसा ही जो सोच है, उन सबके मन में रिफ्लेक्ट होगा और उनको भी इसके बारे में सोचने के लिए आग्रह करेगा। तो जब ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं, तभी हम विश्व शांति के बारे में पास में जा सकते हैं। हम नहीं है तो भी हमारी पीढ़ियाँ इसको इम्प्लीमेंट करके पूरे इसको फ़ायदा उठा सकते हैं, है ना? अगर नहीं है तो क्या करेंगे? कल था आपका इराक-कुवैत वार, आज है रशिया-यूक्रेन वार। ऐसा और विश्व में कहीं न कहीं ये होता रहेगा। आर्म्स सप्लायर्स, आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स अपना काम करते रहेंगे और पूरे विश्व झगड़ता रहेगा। ये ज़रूरी है या अभी जो दुनिया के रिसोर्सेज़ है, उसको ढंग से यूज़ करके हम समृद्ध जीवन जिएँ। तो इसीलिए हम अपना काम करेंगे क्या? स्वामी जी के विश्व शांति का जो कार्यक्रम है, वो सबको पहुँचाने की हम अपनी कोशिश करेंगे। जब हम ये करेंगे, जैसे स्वामी जी तो क्या बोलते हैं, अगर ये विश्व शांति के लिए, मनोविकास कला के लिए आप एक स्टेप आगे लेके रखोगे, तो मैं आपको 10 स्टेप आगे लेके जाने की मैं आपको अ, मेरी तरफ से कोशिश करूँगा, राइट? तो हम अगर ऐसा विश्व शांति के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, तो स्वामी जी की कृपा हम और आगे इसके ऊपर लेके जाएगा, है ना? तो ये हमारा दृढ़ होना चाहिए। हमारे मन में हमें ये बहुत ढंग से हम ध्यान से इसको पकड़ लेना चाहिए कि हाँ, विश्व शांति के लिए मैं अपनी तरह से कुछ ना कुछ कोशिश करूँगा ही। शायद हम ये ना करें कल जाके यूएन में बोलें या 2 पॉलिटिकल लीडर्स को जाके इसके बारे में बताएँ, ज़रूरत नहीं है। हम अगर ये विचार अच्छी तरह से हम अपने मन से देते आएँगे, यही विचार सबको उस स्थिति तक लेके जाएगा। हम ना जाएँ तो क्या मतलब है? ज़रूरत ही नहीं है। कोई ना कोई इसके बारे में बोलेगा तो बस हमारी काम इसका फुलफिल हो जाता है। इसीलिए मैं सबसे ये आग्रह यही करता हूँ कि जब आपको मौका मिले, सिर्फ़ हम क्या है विश्व समुदाय सेवा संघ हैं। हम सिर्फ़ एक योगा सेंटर नहीं है, जो फ़िज़िकल बॉडी के लिए एक्सरसाइज़ करके छोड़ने वाले हैं या सिर्फ़ ध्यान करके हमारी मन की जो स्ट्रेस है उसको कम करने वाले हैं। हमारा संस्था का मतलब ही यही है कि पूरे विश्व में शांति लाना। इसीलिए हमारे संस्थान का नाम ही विश्व समुदाय सेवा संघ है। तो उसके लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी है। क्यों? हाँ, स्वामी जी का क्या कॉन्सेप्ट है, इंडिविजुअल पीस, वर्ल्ड पीस, सोसाइटी पीस, फिर वर्ल्ड पीस है। तो आपको इंडिविजुअल और फैमिली पीस पहुँचाने के लिए आपका जो एक्सरसाइज़, मेडिटेशन, इंट्रोस्पेक्शन है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ये सब आप करते रहने से फिर आप आगे बढ़ेंगे कि हाँ, सोसाइटी पीस और वर्ल्ड पीस के लिए मुझे क्या करना है। तो अल्टीमेट एम तो हमारा वर्ल्ड पीस ही है, विश्व शांति है। उसकी ही उसको ही पाने के लिए हम जो कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, है ना? तो हमें और आगे बढ़ना चाहिए। स्वामी जी की जो दृश्यता है, विश्व शांति, उसको आगे लेके जाने के लिए हम क्या जो भी कोशिश करें, करते रहें, तभी हम जो भारत है, उसको समृद्ध भारत बना सकते हैं, जो विश्व है, उसको शांत विश्व बना सकते हैं। इस मौके के लिए आप सबको एक बार मैं धन्यवाद और शुभकामनाएँ दे देता हूँ। मैं यही आग्रह करता हूँ कि सभी प्रोफेसर्स को एक-एक स्वामी जी के जो फिलॉसफी है, जो सोशल रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म, पॉलिटिकल रिफॉर्म, एजुकेशन रिफॉर्म है सब, उस सभी सुधार के तत्वों को हम आगे सुविचार में लेकर के जिएँ समृद्ध और प्रबल अमृत। बहुत-बहुत धन्यवाद। जिये संसार, जिये समृद्ध। हार्दिक धन्यवाद नरेश बाबू जी। भारत को विश्व के विद्या मंदिर के रूप में लेते हुए और ज्ञान मंदिर तक, यानी महर्षि जी ने जो बताया है ज्ञान मंदिर, तो तब तक भारत का श्रेय जो है बढ़ाते हुए आपने जो वक्तव्य प्रस्तुत किया है अत्यंत सराहनीय है। और स्वाभाविक रूप से हम जानते ही हैं कि एक वक्तव्य होने के बाद जो है प्रश्न मंच भी होगा। प्रश्न मंच खुला है। सभासदों से निवेदन है कि अपने प्रश्न या प्रतिक्रिया इस वक्तव्य के बारे में प्रकट करें। मैं आमंत्रित करता हूं इलम परदी जी को। उन्होंने हाथ बटाया, बटन दबाया है
और आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं इलम परिधि जी। जीएसएम सर, जीएसएम सर, जीएस अमृत, बहुत बहुत धन्यवाद नरेश बाबू जी, बहुत अच्छा आपने समझाया प्रॉस्परस इंडिया। परसों मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ कि मैंने एक वेंडर विजिट पे गया था और एक्सपेडिट करने के लिए, और जैसे कि मार्च है, प्रेशर है, जो हमको चाहिए था वो नहीं हुआ, तो मैं थोड़ा गुस्सा हो गया। तो उसका आज इसका साथ मैं रिलेट करके देख रहा हूँ कि प्रॉस्परस इंडिया, वर्ल्ड पीस थ्रू इंडिविजुअल पीस। पर जब हम मनी मेकिंग प्रोसेस में घुस जाता है तो सबका अलग अलग इंटेंशन है, अलग अलग गोल्स है, तो कहीं ना कहीं वो बीच में बिगड़ जाता है। सो उसको कैसे अलाइन किया जाए? मतलब इंडिविजुअल पीस अलाइंड है, वर्ल्ड पीस अलाइंड है, पर जैसे अभी वो जिसको बिजली बनाना है उसको बिजली ही बनाना है, जिसको बंदूक बनाना है उसको तो बंदूक ही बनाना है, जिसको मेडिसिन बनाना है उसको मेडिसिन ही बनाना है। हर हर एक मेडिकल वाला चाहता है कि दुनिया में मतलब अ, जिस चीज को हम बार बार सोचे वही होगा। तो अब कोई भी सोचें, गलत सोचें, सही सोचें, वही होगा। तो मेडिकल वाला सोचता है कि इस बार ज्यादा मस्कीटोज फैलाएं, जो बीमारी आए, तो फिर मेरा ज्यादा मेडिसिन बिकेगा। बंदूक बनाने वाला सोचे बंदूक ज्यादा बिकेगा। तो ये इसका अलाइन करने के लिए कोई स्वामी जी ने कुछ टेम्पलेट दिया है क्या कि हम इसको हर एक को कैसा सोचना चाहिए? ये एक वो था सवाल। और दूसरा, जो हमारा पुराना इतिहासों को देखेंगे तो आपने बहुत अच्छा ये बताया था कि हम जो जिसके बारे में हिस्ट्री में पढ़ेंगे वही आगे भी होगा। तो तमिल लिटरेचर में जैसे अगनानूरू, पुरनानूरू, इस सब में किस तरीका मतलब नेचर था, एंड इवन मतलब फील्ड में फिशेस पैदा हुए थे और कैसे बटरफ्लाइज आते थे, इस तरीका जो लिखा हुआ था वो सब आजकल पढ़ने का भी बोर लगता है, क्योंकि हम लोग इतना मटेरियलिस्टिक हो गया। बट आई रिग्रेट दैट, बट दैट्स हाउ इट शुड बी, पर वो नहीं हो रहा है। तो इसको मतलब आम आदमी का लाइफ लाइन में लेके आने के लिए, यानी डेली लाइफ में लेके आने के लिए, जैसे बिजनेस कैसा करना है, इसका कोई टेम्पलेट स्वामी जी ने दिया है क्या? मैंने पहले पढ़ा होगा लेकिन भूल गया। थैंक यू। कर दीजिए। आपने तो इतनी सवाल इस लेवल पे उठाया कि इसके लिए हमें एक अलग एक दिन का सुविचार शीर्षक बना लेना है। बहुत ही प्रैक्टिकल चैलेंजेस को आपने हाईलाइट करके ये सवाल पूछा। तो देखिए, इसमें 2 तरह का होता है। जो हम विश्व शांति बात कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं कि चलो कल इम्प्लीमेंट हो जाए, कि सब यूएस, यूके, इंडिया, चाइना, रशिया सब लीडर्स मिल जाएँ, कल से वर्ल्ड पीस डिक्लेयर कर देते हैं, स्वामी जी के ये प्लान को हम कॉन्स्टिट्यूशन बना लेंगे। वैसा होगा? नहीं हो सकता। क्यों? ऐसा होगा तो भी किसी भी वजह से वो ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, टूट जाएगा। कैसे? हम बहुत सारे इंसिडेंट देख सकते हैं। जैसे स्वामी जी ने बोला था, लाइक गोल्ड इज़ लाइक completely unwanted valueless asset, बट जस्ट वो प्रीशियस मेटल में गिना जाता है। क्यों? वो जल्दी इतना मिलता नहीं है, इसलिए वो उसको प्रीशियस मेटल में मानते हैं हम लोग। पर हम क्या करते हैं, पर्टिकुलरली इंडियंस क्या करते हैं, हर एक साल कुछ ना कुछ गहनाएं खरीदते हैं या गोल्ड बार खरीदते रहते हैं। हर एक साल इंडिया का लगभग 1000 टन, मतलब 1 टन 100 किलो हो गया, 1000 टन गोल्ड हम इंपोर्ट करके आ रहे हैं। ये भी पिछले 20 साल की डेटा है, जो ऑफिशियली अनऑफिशियली इंडिया में कितना गोल्ड आ रहा है उसकी वजह से। तो आप सोचिए, हमारा कितना मेहनत, कितना वैल्यूएबल वर्क जो है, वैल्यू, वो गोल्ड खरीदने में जा रहा है, मैं आके बैठा रहता है। तो इसके लिए क्या करना है? पहले गोल्ड का वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए क्या करना है, गोल्ड कंट्रोल एक्ट करके हर एक आदमी जो है वो इतनी ग्राम सोना से ज्यादा नहीं रख सकता। ऐसा एक रूल लाएंगे तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका है, सब में ये जागरूकता बढ़ाना है। भाई, तुम सोने को रखे कुछ नहीं कर सकते हो, सोना कोई प्रोडक्टिव एसेट नहीं है, उससे आपको कोई यील्ड नहीं मिलता है।
उसकी जब आप आपकी कमाई उसमें जमा कर देते हो, तो आप सिर्फ़ यही सोचते रहते हो सोना की भाव और बढ़े और मैं बेचूँ और उससे पैसा लूँ। और बेचना भी कभी नहीं होता है, खरीदते हम सब हैं। हम बोलते हैं कि इमरजेंसी के लिए बेचना है करके और बेचते कोई नहीं है। तो हमारी कितनी कंट्रीब्यूशन जो है वो जाके ऐसा आइडियल एसेट में बैठ जाता है। बट यही जो हाँ, हाँ, इन्वेस्टमेंट हम गोल्ड में के लिए कर रहे हैं, जो इम्पोर्ट गोल्ड के लिए कर रहे हैं, वो हेल्थ केयर में करें, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में करें या एजुकेशन में करें, तो कितना आगे बढ़ सकते हैं। ये वाला जागरूकता लाकर फिर हम करेंगे, तो वो सक्सेस होगा। इंदिरा गांधी जी ने गोल्ड कंट्रोल एक्ट लाए थे और बोले थे कि हर एक मैक्सिमम इतना ही गोल्ड रख सकते हैं। क्या हुआ? स्कीम फ्लॉप हुआ, फेल्यूर हुआ, लोग छुपाए, चोरी किए, स्मगल करके लेके आए। फिर गवर्नमेंट ने ही वो एक्ट को रिपील कर दिया क्योंकि उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। सेम वे विश्व शांति के लिए भी प्लान क्लियर है, बट इसको हम कल जाके चलो बोलें कि इम्प्लीमेंट करें, तो हम नहीं कर पाएँगे। तो उसके लिए ही पहले इंडिविजुअल पीस, फिर फैमिली पीस, सोसाइटी पीस, वर्ल्ड पीस, उस स्टेज पे, उस लेवल पे स्टेप बाय स्टेप हम लेके जाएँगे, तो ये स्ट्रॉन्ग पकड़ के रहेगा। तब उस टाइम पे कोई बोले भई गोल्ड लेना है, बोलेगा नहीं चाहिए भाई मुझे, आई डोंट वांट। इस लेवल पे तक हम पहुँचेंगे। ये पहला वाला है। तो क्लीन है, प्लान क्लीन है, इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी क्लियर है, दैट इज़ व्हेयर वी आर आल्सो वर्किंग। हम भी उसी तरह से पहले हम ये नहीं करें जाके पहले जो भी अपने सेंटर में आता है आप क्या करते हैं? तो ये हम नहीं बता रहे हैं हम विश्व शांति के लिए काम करते हैं। हम उसको बोलते हैं भैया हाँ, आ जाओ, आपके लिए हम योगा सिखाते हैं, आपका तबीयत ठीक रहेगा, मन कामफुल रहेगा, शांत रहेगा, स्ट्रेस फ्री रहेगा। तो फिर आप एक-एक करके सीख लो करके। करता है, फल देखता है, आगे बढ़ता है। कुछ लोग लेज़ी में छोड़ देते हैं। ये सब चीज़ें होती नहीं हैं। तो हमारी वो स्ट्रैटेजी तो ठीक है, बट थोड़ा पेस, रफ्तार जो है उसको बढ़ाना है और हम बहुत लोग उस लेवल तक पहुँच गए हैं कि हाँ, हम रोज़ एक्सरसाइज करना ही है, रोज़ ध्यान करना ही है। चल अब आगे इसके साथ क्या करना है? वो विश्व शांति के बारे में सोचना है। उस स्थिति पे पहुँच रहे हैं। ये हो गया। फिर दूसरा है आपका रोज का काम-काज। नहीं, आज मैं सेवा के रूप में करूँगा, कर सकते हैं, पर आपका समुदाय सही नहीं है या रेडी नहीं है कि आपको सेवा के रूप में ले लें और आपकी ज़रूरतों को पूरी करें। उस मकसद तक पहुँचने के लिए हमें काम तो करना ही है, पर हम क्या कर सकते हैं वो डिटैच्ड अटैचमेंट के साथ, निष्काम्य कर्म के साथ हम हर एक काम कर सकते हैं। क्या है? मैं इस पोज़ीशन में, इस रोल में ये सर्विस कर रहा हूँ। मेरा पर्पस जो मेरे मॉनेटरी बेनिफिट मुझे मिल रहा है, उसके लिए मिल रहा है। इसकी वजह से किसी को मैं हानि नहीं पहुँचाऊँगा। अगर कोई मेरी सहायता की ज़रूरत में है, तो उसको मैं सहायता करूँगा। बस इसी मकसद में करना है। फिर आप बोले कि प्रेशर है मतलब टारगेट्स अचीव करना है, आगे बढ़ना है। तो इसका एक ही है जो टू फोल्ड मॉरल प्रिंसिपल स्वामी जी का। मेरी काम की वजह से किसी को हानि नहीं पहुँचना चाहिए। कोई सहाय मतलब कोई तकलीफ में है, तो मुझे सहायता करना है। बस ये चीज़ें रख लेंगे, तो आपका रोल भी ऐसा ही बनेगा, आपका काम भी ऐसा ही होगा। चलिए, फिर इसका दूसरा पर्सपेक्टिव है। मैं टीम लीडर हूँ या मैं मैनेजर हूँ, मेरे नीचे 10 लोग हैं, तो मैं सबको दुःख नहीं होना चाहिए, खुशी रहना चाहिए, क्रोध नहीं दिखाना चाहिए। ऐसा बैठा रहेंगे तो काम नहीं करेंगे करके आपने एक दूसरा पर्सपेक्टिव दिया था। तो उस समय भी हमें वो निष्काम्य कर्म ही के रूप में ही ये काम करना है। क्या है? मेरा रोल है सबको अपना टाइम का प्रोडक्टिव आउटपुट निकालना। मुझे ये नहीं कि उसको दुखी करना है, उसको हानि पहुँचना है। तो इस रोल के लिए अगर मुझे दिखाना है कि मुझे क्रोध आता है, मैं थोड़ा ज़ोर से बोल के काम करवाता हूँ, तो कीजिए, पर आप साइकोलॉजिकली उसमें अटैच मत कीजिए। इसलिए स्वामी जी बोलते हैं वो पोस्चरस एंगर लाइक नडिपुस्सिनम। आपको दिखाना है कि आपको क्रोध आता है, पर अंदर में आप क्रोध नहीं होते हैं। क्यों? क्रोध होने में हमें पता है कि हमारा शरीर बिगड़ेगा, मन बिगड़ेगा, काम बिगड़ेगा, ज़िंदगी बिगड़ जाएगा। तो हमें क्या करना है? जैसे टीवी सीरियल्स में आते हैं, ओटीटी में या मूवी में आते हैं, एक्टर और विलेन मूवी के लिए एक्टिंग करते हैं कि मैं तुम्हें मारूँगा, तुम मुझे मारोगे, मैं तुम्हें हानि करूँगा। बट वो सेम मूवी का जब प्रीमियर होती है, हीरो और विलेन पास में बैठकर मूवी देखते हैं, खुशी-खुशी से हँसते हैं, तो मूवी खत्म होते ही घर चले जाते हैं। वो क्या किया फिर मूवी में?
वो डिटैच्ड अटैचमेंट है। मैं तो सिर्फ़ एक्टिंग के रूप में ये काम कर रहा हूँ बस। उस जोश में मैं अपने आप को मैं लिंक नहीं करता हूँ। सेम वे में हम ये सब चीज़ें करना होगा। मुझे ये कर्तव्य के रूप में मुझे ये करना है, पर मैं मेरी सोल को, मेरी थॉट प्रोसेस को इसमें बिगाड़ूँगा नहीं। मैं किसी को हानि नहीं पहुँचाऊँगा, जिसको जिसको सहायता है, उसको मैं करूँगा। अगर ये जो मंत्र है, इसको हम पकड़ लेंगे, जो स्वामी जी हमेशा हमें ध्यान के बारे में भी बाद में भी बार-बार बोलने के लिए बोलते हैं, तो वो हमारी आदत बन जाएगा, तो हमें वो क्लैरिटी मिल जाएगी, हाँ भई, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। सिर्फ हम सीमित नहीं रहना चाहिए कि हाँ, एक्सरसाइज हो गया, ध्यान हो गया, बस नहीं। विश्व शांति के लिए क्या सोचना है, क्या करना है? स्वामी जी क्यों किए थे? कैसे किए थे? अब मैं मेरी तरफ से क्या कर सकता हूँ? मैं ये नहीं कि कल मैं ला पाऊँगा, ज़रूरत नहीं है। इस ब्रह्मांड में मैं भी एक अंग हूँ। ये भिन्न जो माँगता है, पूर्ण देता है। फ्रैक्शन डिमांड्स टोटलिटी सप्लाई। तो चलो मैं स्वामी जी के तत्वों को आगे बढ़ाने के लिए और क्या करूँ और क्या सोचूँ? बस बाकी सब चीज़ें ऑटोमेटिकली खुलता रहेगा, है ना? यही मुझे लगा कि आपके बहुत क्या बोलें, बहुत ही बड़ी सवाल है, उसका एक छोटा-सा जवाब है। வாழ்க வளமுடன்। थैंक यू। जी हाँ समृद्ध, अगर और कोई प्रश्न हो तो सभा खुला हुआ है, प्रश्न आमंत्रित हैं, आप स्वतंत्र हैं, तो प्रश्न कर सकते हैं। धनलक्ष्मी जी। जय समृद्ध, सबको प्रणाम। नरेश जी, आपका आपके आज का ये शीर्षक समृद्ध भारत बहुत बहुत बढ़िया और एक से वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्पी रूप से आप वर्षा की तरह प्रस्तुत करते हैं। बहुत बढ़िया था। पहले आप इसका इंट्रोडक्शन दे दिया ना, भारत के बारे में इतिहास की एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया था। और इस शीर्षक नॉट ओनली फॉर इंडिया, सारी दुनिया के लिए एक सच की बात है वो। इस आज की कमी तो क्या है कि समृद्धि डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है, वो ही सत्य है। इसमें मुझको एक தமிழ் की लिरिक्स याद आती है। என்ன வளம் இல்லை இந்த தமிழ் இந்த உலகில் ஏன் கையை ஏந்த வேண்டும் அயல் நாட்டில், என்ன வளம் இல்லை இந்த திருநாட்டிल एन கையை ஏந்த வேண்டும் अयल नाटिल। वो लिरिक्स मुझको याद आता है क्योंकि सारी समृद्धि हमारे इंडिया में है, उसी उसी की डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं होती है। आपकी इस बात बहुत सत्य भी है। और आप एक पॉइंट को नोट आउट किया, वसुधैव कुटुंब के बारे में, माता पिता की संरक्षण और बच्चों की आज की एजुकेशन सिस्टम की कमियां और कॉमन किचन सिस्टम के बारे में आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया था। कमाने के बारे में भी आप बताया ना, कमाना हम लोग खुद के बारे में सोच रखते हैं, फिर हमारी सारी अ, अ, हमको क्या मिलता है इस जीवन में, सारी हम इस दुनिया से ही लेते लेते हैं ना। तो हम काम करने के समय विषय के बारे में चिंतन लेकर करना, इस तरह का बताना ना बहुत अच्छा है। फिर अंत में आप इस महर्षि जी की 14 पॉइंट्स को, 14 शीर्षक को लेकर एक एक करके एक शीर्षक लेकर बात करने की आपकी इस विचार भी बहुत बढ़िया है। मैंने भी कोशिश करती हूँ बहुत टोटल में इस समृद्ध इंडिया, समृद्ध भारत, इस सुनने में ही मुझको एक आनंद शांति मिलती है। धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया था आज की शीर्षक। बहुत बहुत धन्यवाद धनलक्ष्मी जी, अपने प्रमुख विचारों और बहुमूल्य विचारों के लिए। और सभासदों से प्रश्न है, और सभासद भी जो हैं कि गिनती में कम होते जा रहे हैं। वैसे अगर कोई प्रश्न हो तो सब स्वतंत्र हैं, पूछ सकते हैं या अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं।
और प्रश्न न होने की दशा में हम जो हैं सभा के समापन की अवस्था पर आ जाते हैं। सबसे निवेदन है कि सब तुर्यावस्था में आ जाएं। आज के दोनों प्राध्यापकों जिन्होंने ध्यान आयोजन किया और जिन्होंने वक्तव्य प्रस्तुत किया, उनके प्रति हम हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। पहले हम आदरणीय ब्रह्मज्ञानी निशिद सिमोन जी को शुभकामनाएं अदा करेंगे। आदरणीय निशिद सिमोन जी जिये समृद्ध, उनके प्यारे परिवारीजन जिये समृद्ध, उनकी स्वस्थता जिये समृद्ध, उनकी दीर्घायु जिये समृद्ध, उनकी जीवन संपदाएं जिये समृद्ध, उनकी दिव्य सेवा जिये समृद्ध। आगे आदरणीय प्राध्यापक नरेश बाबू जी को हार्दिक शुभकामनाएं अदा करते हैं। आदरणीय प्राध्यापक नरेश बाबू जी जिये समृद्ध, उनके प्यारे परिवारीजन जिये समृद्ध, उनकी स्वस्थता जिये समृद्ध, उनकी दीर्घायु जिये समृद्ध, उनकी जीवन संपदाएं जिये समृद्ध, उनकी दिव्य सेवा जिये समृद्ध, जिये संसार, जिये संसार, जिये समृद्ध। आज का ये प्रबुद्ध विषयता और पर्याप्त समय भी हो चुका है। इस दृष्टि से हम सभा के समापन अवस्था पर आ जाते हैं और ये भी आशा करते हैं अगले हफ्ते 19 तारीख को फिर 7 बजे आप लोगों से मधुर भेंट होगी। और इस आशा के सहित हम धनलक्ष्मी मैडम से निवेदन करते हैं कि विश्व कल्याण शुभकामना प्रस्तुत करें और तदनंतर सभा का समापन विधिवत हो। जिये संसार, जिये संसार, जिये समृद्ध, विश्व कल्याण शुभकामना। भवभर यतावत पर्याप्त वर्षा उपलब्ध हो, कृषक महाजन सहर्ष धान्य वृद्धि करें, बहु उद्यम परिश्रमी संपन्न हो, इंगित ज्ञान जन्म बृहत् ज्ञान संस्कृति वर्धक हो, कलह कपट ईर्ष्या वैर पार सुशासन हो, निरक्षरता निर्धनता कलंक सब मिट जाए, कल्याणकारी सत्व ज्ञान दीप प्रज्वलित हो, कर्तव्य हमारे नैतिक जीवनोन्मुख श्रेष्ठ हो, कर्तव्य हमारे नैतिक जीवनोन्मुख श्रेष्ठ हो, कर्तव्य हमारे नैतिक जीवनोन्मुख श्रेष्ठ हो। ये संसार, ये संसार, ये समृद्ध, शांति शांति शांति। पूरे विश्व में सुख समृद्धि और शांति प्राप्त हो, पूरे विश्व में सुख समृद्धि और शांति प्राप्त हो, पूरे विश्व में सुख समृद्धि और शांति प्राप्त हो। शांति शांति। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद धनलक्ष्मी जी। फिर आपसे 19 तारीख को मुलाकात होगी। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। दिल्ली एनसीआर स्काई ट्रस्ट की ओर से आप लोगों को फिर एक बार हार्दिक शुभकामनाएं, सादर प्रणाम, शंबा खैर और वार्ष वैयकम वार्ष वैयकम वार्ष वड़मुटन। धन्यवाद। வாழ்க வளமுடன்.